एक बात तो ये है कि जैसे सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सेफ्टी बेल्ट की ज़रूरत होती है, वैसे ही मैं शुरुआत करने से पहले दोहरी माफ़ी की सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी समझता हूँ। पहली माफ़ी इसके लिए कि मैं सामान वगैरह ग्रहण करने के मामले में बिल्कुल ही अनाड़ी हूँ। मेरे बालों और दाढ़ी की सफ़ेदी पर मत जाइए। जिन बहुत सी चीज़ों का मुझे करीब करीब रत्ती भर अभ्यास नहीं है, उनमें सम्मानित होना तो छोड़िए, प्रशंसा भी शामिल है। सच पूछिए तो ऐसी स्थिति में मैं काफ़ी अटपटा सा महसूस करता हूँ। इसलिए मेरे लोक जतन सम्मान को ग्रहण करने में जो भी अटपटापन हो, इस सम्मान के लिए निर्णायकों के प्रति कृतज्ञता जताने में जो भी कमी कोताही हो, पहली माफ़ी उसी के लिए। आपको सच बताऊं तो जब कॉमरेड जसविंदर ने फ़ोन करके मुझे इस निर्णय की सूचना दी थी, मुझे औपचारिक धन्यवाद तक करना नहीं सूझा था। बाद में इस चूक को सुधारने के इरादे से मैंने पलटकर उन्हें फ़ोन किया भी, फिर भी इस प्रसंग को नहीं ला पाया और कुछ और बात करके बात ख़त्म कर दी। इसलिए मेरे कम कहे को ही बहुत समझना कि मैं इस सम्मान से कितना सम्मानित महसूस करूं। इस संबंध में एक बात और कहना जरूरी है। बादल शायद एडिटर की तरह देखेंगे कि क्या कह रहा हूं मैं। लोकलहर के संपादक के लिए लोक जतन सम्मान, क्या यह थोड़ा घरू मामला नहीं लगता? उस पर लोकलहर में अपने 4.5 दशक से ज़्यादा के बल पर कम से कम लोक जतन पर तो सीनियरिटी गांठ ही सकता हूँ। यानी किसी को इस सम्मान में नेपोटिज्म की गंध भी आ सकती है। वही बात कि अंधा बांटे रेबड़ी, फिर अपने को या अपनों को दे। मगर एक और कहावत को याद करके इस संकोच को खुद ही ध्वस्त कर देता हूँ। कहते हैं घर का जोगी जोगना, आन गाम का सिद्ध। अब घर वाले भी जोगी मानने को तैयार है, तो जोगी वाली कुछ बात तो बंदे में होगी। सब पूरी कृतज्ञता के साथ मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूं। मेरे लिए इस सम्मान का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा है कि इसके साथ अभिन्न रूप से कॉमरेड शैली का नाम जुड़ा हुआ है। हालांकि वह मुझसे उम्र में कुछ छोटे ही थे, वह हमारी पीढ़ी के उत्तरी भारत के सबसे प्रतिभाशाली और संभावनापूर्ण वामपंथी नेताओं में थे, जिन्हें नज़दीक से जानने और जिनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आज उनका जन्मदिन है और इसी आयोजन में उनकी स्मृति में होने वाले वार्षिक व्याख्यानमाला भी शुरू हो रही है, जिसमें कुछ ही समय में जबरीमल पारक का हिंदी सिनेमा पर व्याख्यान होगा। यह सम्मान मेरे लिए कॉमरेड शैली की स्मृति को सलाम करना भी है। दूसरी माफ़ी विगत प्रभाव से लागू मानी जाए, और यह है भाषण संकोच के लिए। मुझे इस मौके पर आप लोगों से जो भी कहना है उसे पढ़कर कहना आप लोगों को थोड़ा बोरिंग जरूर लगेगा, पर मेरे लिए भाषण की तुलना में आसान भी होगा और व्यवस्थित भी। आपने दर्ज किया होगा कि आपकी माफ़ी का इंतजार किए बिना ही मैं पढ़ना पहले ही शुरू कर चुका हूँ। आज की शाम की बारात के पहले हिस्से का दूल्हा होने का फ़ायदा उठाकर इतनी मनमर्जी तो मैं कर ही सकता हूँ। तो पेश खिदमत है मैं और मेरा पत्रकारिता समय। ये मतलब जो आज काम की बात। अब जवानी में कविता सभी लिखते, शायद छुटपुट गद्य भी। उस दौर के चलते चलते कॉलेज में पहुंचने पर ही जिसे कहते हैं कि आंखें खुली। बल्कि हमारे राजनीतिक गुरु कॉमरेड राम सिंह के शब्दों में इंसान बनने की शुरुआत हुई। कॉमरेड राम सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, बम पिस्तौल वाले क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी। अजमेर में पुलिस अधिकारी डोगरा के मर्डर केस में पकड़े गए और लंबे अरसे तक आगरा के जेल में रहने के बाद जब जेल से छूटे, तब तक वह भी अपने ही शब्दों में इंसान बन चुके थे और आगरा में ही कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण में जुट गए। उनकी शब्दावली में कम्युनिस्ट बनना ही इंसान बनना था।
जितना मैंने जाना, यह जमाना छोटे से मंझले होते स्थानीय अखबारों और बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं के समानांतर लघु पत्रिकाओं की और उनके जरिए सामाजिक रूप से सार्थक रचना कर्म की नई ऊर्जा और नई सनसनी का दौर था। खैर, हमारे लिए यह लघु पत्रिकाओं का ज़माना था। उस ज़माने में हर पांचवां लेखक नहीं भी हो, तब भी लेखकों का हर छोटा बड़ा समूह जरूर अपनी ही साहित्यिक पत्रिका निकालने का विचार रखता था। 1975 में इमरजेंसी के बाद जब पीएचडी के लिए जेएनयू में आया, बाकी चीज़ों के अलावा मेरे झोले में भी एक पत्रिका की योजना तो थी ही, एक अधूरे अंक की थोड़ी बहुत कच्ची पक्की सामग्री भी थी। खैर, अपना शहर छूटा, दोस्त छूटे और पत्रिका की योजना ने झोले में ही दम तोड़ दिया। पर जैसे जैसे अपनी पत्रिका के प्रलोभन के छोटेपन को पहचाना, वैसे वैसे अपेक्षाकृत संगठित वामपंथी प्रयास पर आधारित उत्तरार्ध जैसी लघु पत्रिकाओं के साथ सहयोग बढ़ा। इनमें ज़्यादातर पत्रिकाएं जितनी साहित्यिक थीं, उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतनी ही वैचारिक और आंदोलनात्मक भी थी। यह वह दौर था जब हिंदी के तब के सबसे बड़े प्रकाशन ग्रहों की बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं की मौजूदगी के बावजूद लघु पत्रिकाओं में प्रकाशन ज़्यादा प्रतिष्ठाजनक माना जाता था। प्रगतिशील लघु पत्रिकाओं के साथ सहयोग के क्रम में ही एक नई शुरुआत भी की। अंग्रेजी में उपलब्ध सामग्री अनुवाद के माध्यम से विचारशील तथा सामाजिक रूप से सक्रिय हिंदी पाठकों को उपलब्ध कराने की शुरुआत। अनुवाद का यह सिलसिला तभी से मेरे बौद्धिक और वास्तव में पत्रकारी काम का जरूरी और महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है और धीरे धीरे मेरे काम की सेकंड नेचर ही बन गया है। अब तो किसी भी वैचारिक रूप से उपयोगी लेखन से गुजरते हुए बराबर यह ख्याल आता है कि क्या इसे हिंदी में पाठकों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। लोकलहर के लिए अनुवाद के एक हिस्से समेत समकालीन वामपंथी वैचारिक विश्लेषण लेखन के एक जरूरी हिस्से का अनुवाद और पुस्तकों के रूप में संपादन करने का भी मुझे मौका मिला। ऐसी किताबों की संख्या भी 2.5-3 दर्जन तो जरूर होगी। बेशक यह लोकलहर के संपादन और सहमत के हिंदी प्रकाशन की जिम्मेदारी के बाई प्रोडक्ट के रूप में ही संभव हुआ। बहरहाल इन तमाम वर्षों में मैंने जो कुछ भी जाना सीखा, उसका खासा बड़ा हिस्सा अनुवाद करते हुए ही सीखा। खैर, इमरजेंसी के फौरन बाद के दौर में पत्रकारिता में बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसको कि मैं थोड़ा विस्तार से जिसका जिक्र करूँगा। यही मेरे जेएनयू छोड़कर लोकलहर से जुड़ने का दौर भी था। यहाँ से एक प्रकार से प्रतिपक्ष की जगह खड़े होकर मुख्यधारा की पत्रकारिता और मीडिया को देखने समझने की शुरुआत हुई। यहीं से पत्रकारिता और मीडिया के तब से अब तक के कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम विस्तार से चर्चा करूँ, लेकिन थोड़ा चर्चा करना चाहिए। पत्रकारिता और मीडिया की आज की स्थिति से मैं बात अपनी शुरू करना चाहूँगा और फिर फ्लैशबैक में देखेंगे पहले की। आज हम सब भी जानते हैं कि इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनात्मक कार्रवाई जंतर मंतर पर नौजवानों का अभूतपूर्व जुटान और आंदोलन। उसी समय हम सब जानते हैं कि ये ऐसा दौर है जिसमें मीडिया इतनी बड़ी ताकत बन चुका है और घर घर पहुंचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासतौर पर राय बनाने की सबसे बड़ी ताकत की तरह जैसी पहुंच की मीडिया दशकों पहले कल्पना तक भी नहीं कर सकता था, वो पहुंच आज की तारीख में हासिल है। लेकिन सवाल यह है कि नौजवानों के इस ऐतिहासिक जुटान का और इस मीडिया का, जिसे कि मुख्यधारा का मीडिया कहा जाता है, क्या रिश्ता है? क्या नौजवानों की ये जुटान
इस मीडिया के बावजूद नहीं है, सिर्फ बावजूद नहीं, वास्तव में मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इस मीडिया के खिलाफ नहीं है, इसके बरक्स, इससे लड़ते हुए नहीं है। ये एक विडंबना है कि छोटे छोटे YouTube चैनल्स के पत्रकार जो इस आंदोलन के साथ हैं, वो जिस समय पुलिस की कार्रवाई में पिट रहे थे पुलिस के हाथों, उसी समय बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े जिसे कहते हैं प्रस्तोता और समाचार संग्राहक, वो इस आंदोलन में शामिल आम नौजवानों के जरिए खदेड़े जा रहे थे, दुत्कारे जा रहे थे और भगाए जा रहे थे। और एक्चुअली वास्तव में कई शिकायतें लोगों ने वीडियो बना के डाली हैं कि उनके साथ में कोई धक्का मुक्की भी हुई वगैरह। तो ये रिश्ता कैसे बना, ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? और ये कोई एकाएक नहीं हो गया है, इसी आंदोलन के से शुरुआत नहीं हुई है। ये आपको याद होगा कि जब 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था, उस समय मेरी याद में पहली बार व्यवस्थित तौर पर और जगह जगह गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया शर्म करो जैसे नारों के साथ में गोदी मीडिया को आंदोलन से दूर रखने, अलग रखने की, दुत्कारे जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। लोगों की नाराजगी, ये नाराजगी बढ़ते बढ़ते अब हॉस्टिलिटी तक पहुंच चुकी है, शत्रुभाव कह सकते हैं इसे, और कभी कभी हिंसा तक। कह सकते हैं कि मीडिया ने जनता का विश्वास खो दिया, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया हम कहते हैं। और ये एक ऐसे देश में हो रहा है जहां आज़ादी की लड़ाई के हिस्से के तौर पर पत्र पत्रिकाओं के रूप में मीडिया की शुरुआत हुई थी, और जहां ये परंपरा थी कि सबसे बड़े जो नेता थे हमारे आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन के, वो सब अखबार जरूर निकालते थे। गांधी जी ने सारी जिंदगी अखबार निकाला, नेहरू जी ने अखबार निकाला, बाकी सब अखबार निकालते थे, अखबार से जुड़े रहते थे। अखबार निकालना प्रतिष्ठा बढ़ाता था जनता के बीच में। ऐसे देश में ये रप्चर कैसे है? मीडिया की पहचान जनमित्र से जनशत्रु की कैसे हुई? ये कहानी लंबी है, खासतौर से इमरजेंसी के बाद के दौर की, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं 2-3 फेज़ उसका जिक्र सिर्फ करना चाहता हूँ। जो इमरजेंसी के फ़ौरन बाद जो है एक चीज़ शुरू हुई, जो पूंजी का बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश मीडिया में शुरू हुआ। इस छापे और संचार की नई प्रौद्योगिकी आई और इससे मल्टी एडिशन अखबारों की संभावना शुरू हुई। जाहिर है तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम की चीज़ कोई ख़ास थी नहीं। यह मेरे को याद है, हम जब स्कूल में, सीनियर स्कूल में पढ़ते थे, तब लोगों 35 फीट ऊंचे, 30 फीट ऊंचे, 40 फीट ऊंचे एंटीना जिनके घरों पर लगे होते थे, मतलब इक्का दुक्का संपन्न लोगों के घरों पर, उन्हीं तक टीवी की पहुंच हुआ करती। तो ये दौर था जिसमें छापे का जो मीडिया है उसमें बड़े अखबारों के समानांतर मझले अखबारों का तेज़ी से फैलाव हुआ। बहुत संस्करणीय अखबार निकले, जिला संस्करण निकलने लगे, हर एक जिले के संस्करण निकलने लगे, और एक अलग तरीके की इकोनॉमी अखबार की दुनिया में आई। पहले जहाँ छोटे अखबार सामाजिक उद्देश्य से निकाले जाते थे और बड़े अखबार मालिकान के अन्य धंधों के लिए सीधी कमाई के अलावा, कमाई होती थी अन्य धंधों से, सामाजिक प्रभाव के लिए निकाले जाते थे बुनियादी तौर पर कि ये बिरला का अखबार है। ये अब निवेश जो आया नया, वो कमाई की डिमांड के साथ आया कि इस पैसे से कमाई हो।
मीडिया कमाई धंधा हुआ, कमाओ। इसे सिद्धांत मिला, और जनसत्ता इसका टिपिकल एग्जाम्पल है मेरे ख्याल में। इसे सिद्धांत मिला, कहा गया कि भाई हिंदी पत्रकारिता जो है वो अपना आपा हासिल कर रही है, मतलब वो जो उसका क्या कहना चाहिए कैचुअल था उस स्वतंत्रता आंदोलन के, मतलब साहित्य वगैरह का, उस सब से बरी हो रही है, उससे निकल रही है। पहली चोट हिंदी पत्रकारिता के लद्दड़पन और गैर पेशेवरपन पर हुई। उसमें भावुकता थी, कहा गया, उसमें मनोगतता थी। आमतौर पर पत्रकार हिंदी के लेखक हुआ करते। अब खबर के नाम पर उस सबको बाहर, खबर की प्राइमेसी, ये सब, इस सब की कोई जरूरत नहीं। खबर को के कारोबार को पेशेवर बनाने के नाम पर लोक चिंता के उन तमाम मूल्यों को भी बाहर धकेला जा रहा था जो स्वतंत्रता आंदोलन से विरासत में मिले। और इससे जो वैचारिक शून्य पैदा हो रहा था, पैदा किया जा रहा था, उसे जल्दी सांप्रदायिक आग्रहों ने भरना शुरू कर दिया। सबको खबर दे, सबकी खबर ले वाले योग था एंटी एस्टेब्लिशमेंट तेवर और सांप्रदायिक। स्वर की आक्रामकता और पश्चिगामिता का योग हुआ। तो इस दौर की एक दो छोटी मतलब एक दौर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। देवराला सती प्रकरण शायद आप लोगों को याद होगा। वैसी चीज़ उससे पहले कभी हिंदी पत्रकारिता में नहीं थी। स्थानीय राजस्थान में छोटी छोटी कहीं कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। प्रभाष जोशी जी इस युग के बहुत बड़े हिंदी पत्रकार थे, मतलब, लेकिन अगर उनका पूर्व रंग जो है याद होगा तो उत्तर रंग तो उनका थोड़ा अलग था अयोध्या कांड के बाद में, लेकिन अयोध्या कांड तक वो बाकायदा अयोध्या, बस उन्हें बाबरी मस्जिद गिराए जाने में दिक्कत थी। अगर कोई सेटलमेंट हो जाता तो ये जो है ये एक चीज़ थी जो बन रही थी हमारे यहाँ। तो ये जो सिलसिला है, ये इसमें देखिए क्या हो रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़े पैमाने पर नहीं आया, लेकिन अखबारों में छोटे जो अखबार हुआ करते थे, जैसे मेरे शहर से बहुत छोटा अखबार एक अमर उजाला निकलता था, एक सैनिक मर गया, अमर उजाला मल्टी एडिशन बन गया, जागरण, भास्कर, ये सब बहुत बड़े बड़े अखबार बन गए। और ये सारे इसके, तो इसका एक चीज़ जो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये जो इसका जो टर्निंग जिसमें देख सकते हैं हम, वो थी 1990 में। याद होगा आपको कि पहली बार बाबरी मस्जिद पर भीड़ जुटाकर चढ़ाई की गई थी। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और सरकार ने जाहिर है रोकने की कोशिश की, पुलिस ने कार्रवाई की, मेरे ख्याल में कुछ लोगों की डेथ भी हुई उसमें। तो उस समय हिंदी के सारे अखबार, सारे, उन सब की हेडिंग इस तरीके की थी कि मतलब अयोध्या हुई कार सेवकों के खून से लाल, और सरयू हुई कार सेवकों के खून से लाल, इस तरीके की सारी के सारी। मैंने भी उस समय एक्चुअली मैंने सांचा पत्रिका उस समय में निकालते थे हम लोग, जो EPW का हिंदी समकक्ष थी। तो उसके लिए एक लंबा लेख मैंने सर्वे का लिखा था, और अद्भुत था वो कि सारे के सारे बड़े अखबार हिंदी के जितने थे वो सारों की एक जैसी हेडिंग थी, एक जैसा कवरेज था, एक जैसा एग्जेजरेशन था, और कोई भी पक्ष नहीं था। और बाद में उसमें से 90% झूठ निकला। जो जिन लोगों के मरने की सूचियां जारी की गई उनमें से भी काफ़ी लोग अपने घरों में जिंदा पाए गए। तो खैर वो अलग। उस समय तक जैसे कहते हैं सरकारी संस्थाएं भी कुछ काम करती थी। तो एक इतना भयानक था कि रघुवीर साय के नेतृत्व में जो है प्रेस काउंसिल ने एक कमेटी गठित की थी।
उसने बाकायदा एक बहुत लंबी रिपोर्ट और तैयार की, और उसने ये जो पूरा का पूरा हिंदी के अखबार का जो टर्न अराउंड है, उसको पूरे को उन्होंने नेल डाउन किया, बताया कि ये क्या हो क्या रहा है। इसके दौरान ही, मतलब इसी समय, इसके आसपास ही सब जानते हैं कैसे मंडल के जवाब में कमंडल लेके अडवाणी जी निकले। फिर खबरिया टीवी तब तक भी नहीं आया था। वीडियो मैगजीन नाम की एक चीज़ हुआ करती थी जो जल्दी काल कवलित हो गई, वीडियो मैगजीन होती थी। तो फिर बाबरी मस्जिद का ध्वंस तक ये सिलसिला गया। वो बाबरी मस्जिद का ध्वंस अकेला मेरे ख्याल में एक घटना थी जिसमें कि मीडिया ने वास्तव में, मतलब मीडिया के सिग्निफिकेंट हिस्से, सब नहीं कह सकते, मीडिया के सिग्निफिकेंट हिस्से ने इस बात पर चिंता दिखाई कि सांप्रदायिकरण हो रहा है। और उसका एक कारण ये भी था कि छांट कर और बड़े पैमाने पर पत्रकारों की और ख़ासतौर फोटो जर्नलिस्ट की, वहाँ कार सेवकों ने और ये मतलब जो भी थे, उन्होंने पिटाई की थी उनमें। तो वो उसके बाद से सांप्रदायिकता नाम की चीज़ की चिंता जो है समाप्त हो। इसी सब के साथ, इसी सब ये जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस के टाइम, इसी सब के साथ में एलपी, ये क्या क्या कहते थे उसे हम, एलपीजी कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की आंधी चली। एलपीजी की आंधी में जो निवेश आया, उसके बेनिफिशियरी के तौर पे मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विस्फोट हुआ, खबरिया मीडिया का विस्फोट हुआ, और उसके इंस्ट्रूमेंट के तौर पर भी इसका विस्फोट हुआ। और ये जो शुरुआत है मीडिया के इजारेदारकरण की, बड़े पैमाने पर। पहले इजारेदारों के अखबार निकलते थे, लेकिन बाकी मीडिया इस पर उनका उस तरीके से नियंत्रण नहीं था। यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जो अब पिछले दिनों में देख रहा था कि मतलब अडानी और अंबानी का बीच में मिला के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 60% से ज़्यादा पर कब्जा है, और प्रिंट मीडिया के भी बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा है, और जो दूसरे सेठों का कब्जा है, उनका जो हालत है वो तो हम सब हिंदी वाले इलाके में जो दूसरे ठहरते हैं उनके अखबारों की जो हालत है वो तो हम जानते हैं। तो इस सब में ये हुआ है कि सदी के आखिर तक आते आते एलपीजी की नीतियाँ, सांप्रदायिकता, इस सब का नतीजा है कि आम आदमी की चिंताएं जो हैं वो सिर्फ बाहर नहीं कर दी गई, बल्कि उसके लिए एक होस्टाइल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। अगर कोई पैनल में डिस्कशन में बैठा हुआ आदमी कोई किसी भी तरीके का लोगों की से संबंधित बात करता है तो उसे हॉस्टिलिटी मिलती थी। ये एक घटना मुझे याद है कि दीपक नैयर साहब होते थे जो सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे थे और वित्त सचिव भी रहे थे सरकार में, और कई यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे, बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे मतलब। लेकिन जाहिर है ये एलपीजी वाले नहीं थे वो। तो मेरे को याद है एक टेलीविज़न चैनल में बहस में एक आदमी ने, जिसका कि ये दावा था कि वो उद्यमी हैं, वो कोई पब्लिशर था, उसने दीपक उन्हें चुप करा दिया डांट के कि तुम्हें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं पता। और इस सदी के आखिर तक आते आते ये हो गया कि मतलब बुलाए जाने बंद हो गए। जो पढ़े लिखे लोग जिन्हें हम कहते हैं, वो कोई उन्हें बुलाया जाना बंद हो गया। जनता की चिंताएं बाहर हो गई। इसी ज़माने में क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार आ चुकी थी तो आरएसएस अपने जोरों पर सक्रिय थी, तो उन्होंने काली सूचियाँ बनानी शुरू कर दी।
तो काली सूचियाँ बनी तो एक का मुझे याद है कि पांचजन्य में एक देवेंद्र स्वरूप थे, वो दिल्ली में पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक आर्टिकल 2 पेज का लिखा, उसमें तस्वीरों के साथ में जितने लोग जो मतलब टारगेटेड लेफ्ट जर्नलिस्ट थे, सबकी तस्वीरों के साथ में बाकायदा बायोडाटा उन्होंने छापा कि ये हैं, ये हमारे लिए नुकसान है। सौभाग्य से मेरा प्रसिद्धि वहीं से उसी सूची से पहली बार मेरे को सम्मान उसी सूची में मिला। इसके बाद थोड़ा सा जिसे कहते हैं 2004 में ये पिछली सदी के आखिर में जो एशियन टाइगर्स जिन्हें कहते थे, उनके बेचारों की आखिर में पिटाई हुई, आर्थिक रूप से काफ़ी समस्या हुई, तो थोड़ी सी समस्या लगी लोगों को कि कुछ दिक्कत है। नहीं तो इससे पहले ये हाल था कि नरसिंह राव साहब के टाइम पे मुझे याद है कि 4 मेजर स्टेट्स में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद, ये बात है मेरे ख्याल में शायद 94 की, उसके बाद में नरसिंह राव साहब ने कहा कि ये आया कि शायद सुधार की नीतियों को मानवीय चेहरे की जरूरत है। तब तक मानवीय चेहरे का कोई याद नहीं था किसी को कि मानवीय चेहरे का भी कोई ज़रूरत है। स्थिति ये थी, हो गई थी कि मैं आपको बताऊं निजी अनुभव कि जब साईनाथ की किताब आई एवरीबडी लव्स ए गुड ड्रॉट, और एक और जो रिलेटिवली मतलब मॉडेस्टली अच्छी किताब थी पवन वर्मा की ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, ये किताबें आई तो ऐसा लगा जैसे कि कितना महान चीज़, और हमने अंग्रेजी की किताब का हिंदी में रिव्यू ही नहीं छापा, कोशिश करके किताब के अंश छपवाए हिंदी में कि कितने मतलब एक जिसे कहते हैं ना एक दम घुटता हुआ आदमी को ऑक्सीजन किसी तरीके से मिले, तो ये इतना कंप्लीट था। तो जाहिर है थोड़ा सा इसमें फ़र्क आया। 2004 में हार हो गई, वो क्या था वो फील गुड पिट गया 2004 में। तो उसके बाद में जो सरकार बनी वो उसकी मजबूरी थी, वामपंथियों के समर्थन पर ही सरकार खड़ी हो सकती थी। तो थोड़ा सा ये हुआ कि जनता की तरफ भी देखने की ज़रूरत है, कम से कम ये दिखाने की ज़रूरत है कि जनता की तरफ देख रहे हैं हम। लेकिन तब तक मीडिया पर नियंत्रण इजारेदारों का कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये सब थोड़ा बहुत आगे पीछे होने के बावजूद कोई ख़ास फर्क नहीं। अब ज़्यादा बस 2 मिनट लूँगा मैं। ये जो है यहाँ से एक ही बटन है, वो है 2014 का। सब जानते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के बड़े पूंजीपतियों ने आरएसएस से मुख्य प्रधानमंत्री के पद के लिए मांग कर लिया था। आडवाणी जी को किनारे किया गया और नरेंद्र मोदी बड़े पूंजीपतियों, और उन्होंने जो गठजोड़ कायम किया सांप्रदायिक और इजारेदारी का गठजोड़, और इजारेदारी के हिस्से के तौर पर मीडिया जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं वो इस गठजोड़ का एक ज़रूरी हिस्सा बना। तो वो जो गठजोड़ है वो फेविकॉल के बॉन्ड, 12 साल में उस गठजोड़ में कोई कमी आई हो ये नहीं कह सकते। और इस फेविकॉल बॉन्ड के हिस्से के तौर पर मीडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के भी वफादारी में कोई कमी नहीं आई। मोदी जी ने एक काम और किया जो एडिशनल है, वो ये कि उन्होंने इसे जो वेपनाइज कर दी, वेपनाइज मतलब एक सक्रिय हथियार में तब्दील कर दिया। उन्होंने जो सिर्फ अपने पक्ष तक नहीं रखा इसे सीमा, इसे हमले की चीज़ बनाया, हमले की चीज़ बनाया। और इसके लिए उन्होंने शायद आप लोगों में कई लोगों ने देखी होगी, एक 2002 पर बीबीसी की एक
इंटरव्यू था बीबीसी की एक बड़ी वरिष्ठ महिला पत्रकार का मोदी जी का 2002 में। तो देखेंगे तो बड़ा धीरज चाहिए उस इंटरव्यू को देखने के लिए, क्योंकि शुरू से आखिर तक मोदी यही कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता महिला को। और आखिर में उन्होंने एक सवाल का मोदी जी ने जवाब देना, रिस्पॉन्ड करना स्वीकार किया। उनका सवाल ये था कि क्या अब आपको ये लगता है कि 2002 में कुछ ऐसा था जो आप बेहतर तरीके से कर सकते थे? उसका जवाब आपको पता है क्या था? मोदी जी ने कहा हाँ, मीडिया मैनेजमेंट जैसा था उससे। तो मीडिया मैनेजमेंट ही किया है 12 साल में, एक ही काम हुआ है सबसे ज़्यादा। सारे इंस्टीट्यूशंस का जैसे मैनेजमेंट हुआ है उनमें मीडिया मैनेजमेंट सबसे जोरदार है। और इसी का नतीजा है कि आज जो मीडिया जनता के साथ खड़ा हो सकता था वो आज जनता को शत्रु नजर आ रहा है और वास्तव में जनता के शत्रु के तौर पर। आखिर में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने शुरुआत की थी, और जैसा मैंने कहा कि एक तरीके के मेन स्ट्रीम मीडिया तब का जो था उसके लिए भी प्रतिपक्ष की जगह पे खड़े होकर शुरुआत की थी हमने। तो बात डिबेट ये थी कि वो कहते थे कि भाई ये तो पार्टीजन है, पक्षधर हैं, ये तो उन्हीं का लिखेंगे, हम निष्पक्ष हैं। और निष्पक्ष हैं इसलिए हम वस्तुनिष्ठ हैं। तो ये एक डिस्टिंक्शन था। अब ये डिस्टिंक्शन करने की, अब तो ये इस आधार पर श्रेष्ठता का दावा करने की किसी की, कम से कम मेरे ख्याल में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ख़त्म हो चुकी ये चीज़, ये तो कोई कर नहीं सकता। तो बल्कि एक्चुअली वो जो कर रहे हैं आज वो तो गढ़ रहे हैं, मतलब थूक जिहाद जैसी चीज़ जो मीडिया गढ़ सकता है। मतलब ये तो किसी ने नहीं कहा होगा इन्हें करने के लिए, कोई किसी चीज़ की मिस रीडिंग नहीं हो सकती। और ये हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ ऐसे। इस इशू में हमने लोकलैंड में एक छोटा सा टिप्पणी दी है। एक मुकुल सरल हैं न्यूज़ क्लिक के वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि मीडिया जा रहा है वहाँ शिकार पे कि हमें कुछ मिल जाए इनके खिलाफ इस्तेमाल करने। तो अगर लोग ये इस तरीके से परसीव कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये मेरा ये कहना है कि हमने जहाँ से शुरू किया था उसके मुकाबले ऊपर से अगर देखा जाए तो हमारी लड़ाई अब आसान हो गई। हमें ये क्रेडिबिलिटी के लिए इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कोई ये कहेगा कि भाई ये तो पक्षपात है, क्योंकि वहाँ तो भयंकरता हुई पड़ी है दूसरी तरह। लेकिन ये आसानी बहुत मुश्किल है, ये आसानी बहुत काम की नहीं है। और ऐसे ही राजनीति में भी मुझे लगता है कि है। जनतंत्र जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं तो एक आसानी जैसी हो रही है, दिखती है आसानी को, लेकिन लड़ाई और मुश्किल होती जा रही है। ये आसानी बड़ी डिसेप्टिव है। धन्यवाद।